अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। 12 जून को पेश किए गए वफाकी बजट को जहां हस्ब रिवायत हुकूमत की जानिब से तारीख साज करार दिया जा रहा है, वहीं पर अपोजिशन की जानिब से इस बजट को हरफ तनकीद बनाया जा रहा है। बल्कि इस बजट के आदाद शुमार को लेकर हुकूमत तो ये दावा भी करती नजर आ रही है कि हुकूमती माशी इकदाम के नतीजे में बहुत जल्द हमें IMF से भी निजात मिल जाएगी। हुकूमत का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ रोज अफजू बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिलेगी बल्कि इनके तर्ज जिंदगी में भी बेहतरी आएगी। लेकिन जमीनी हकायक इसके बरअक्स और कोई और ही मंजरकशी कर रहे हैं। अपोजिशन तो एक तरफ रही, पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सबसे बड़ी हिमायती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शायद अब इत्तेहादी जमात भी बन जाएगी, उनकी जानिब से भी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बल्कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने तो असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस बजट को मुल्क दुश्मन तक करार दे दिया। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत का साथ नहीं देगी और अगर ऐसा हो जाता तो हुकूमत का वजूद बरकरार ना रहता। लेकिन गुज़िश्ता कल पीपल्स पार्टी ने बजट पर हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया, जिसका दावा सेनेटर फैसल वाउडा पहले ही कर चुके थे। बजट डंके की चोट पर पास होगा। आज MQM पाकिस्तान के वफ्द ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान बजट पर अपने खदशात का इजहार किया है। मौलाना फजल रहमान ने भी पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बजट IMF के कहने पर बनाया गया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हुक्मरान जमात के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी बजट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है और कहने वालों की बातों को तकवीयत इस बात से भी मिलती है कि उन्होंने बजट के जारी सेशन में शिरकत नहीं की और सेशन से गैर हाजिरी की दरखास्त कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई, जो कि मंजूर भी कर ली गई। लेकिन जो भी हो, अपोजिशन के एहतजाज और इत्तेहादियों और हिमायतियों के एतराज़ात के बावजूद हस्ब रिवायत पेश किए गए बजट को थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ मंजूर कर लिया जाएगा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बजट का दरिया तो हुकूमत पार कर ही लेगी, लेकिन इस दरिया को पार करने के बाद जिन दरियाओं का सामना करना पड़ेगा, लग रहा है कि उनको पार करने के लिए हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर जारी बहस ने बजट को भी पीछे छोड़ा हुआ है। अपोजिशन के अलावा हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन दरियाओं को पार करने के लिए जिस ज़्यादा राह की जरूरत है, उसका बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया है। आज असेंबली में उन्होंने तकरीर करते हुए बानी PTI को पेशकश करते हुए कहा, अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा भारी रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कोई सियासी लीडर है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। वो जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। आज अगर इनके बानी को अगर मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होंगी। जी नाज़रीन, इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद है रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं बैरिस्टर साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये बड़ा गिला किया जाता है कि जी कोई हमसे बात करना है, बल्कि मुझे याद है कि जब ये बात शुरू हुई कि गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो बहुत से लोगों ने कहा कि जिनको मुज़ाकरात करने का शौक है वो खुद आ जाएं। अली मोहम्मद खान साहब है, बहुत सारे ऐसे नाम ले सकती हूँ। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर कोई शिकायत हैं, जेल में कोई मुश्किलात हैं, जो भी इशूज़ हैं, उन पर मिलकर बैठ के बात करते हैं। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आई थिंक एक किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उसको इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, उस पर अमली तौर पर उस पर इक़दाम भी उठाने चाहिए। वो अगर जेल के हालात की बात करते हैं तो ये हम सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की, ये साबिक वज़ीर ख़ारजा की सिचुएशन की बात नहीं करेंगे। मैंने परसों कोट लखपत जेल गया बतौर वकील कई रहनुमाओं के, आज अडियाला जेल गया। दोनों तरफ जो ट्रायल्स हैं 9 और 10 में से रिलेटेड, उनकी कार्रवाइयाँ होनी थी और कई 100 बंदा वहाँ बाहर मौजूद था। सो कोई माहौल ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो जिन कमरों में वहाँ पे अदालत लगनी है वो इतने छोटे हैं कि वहाँ पे 8-10 वकील नहीं खड़े हो सकते। इतने 100 एक्यूज तो आप छोड़ दें। हाँ। तो जब आप कोई अमली तौर पे इक़दाम नहीं लेंगे, ये ज़बानी कलामी सिर्फ बातें करेंगे और असल में इंसाफ ना होने के बराबर होगा। कोई चीज़ें जो देखें, हम अदलिया के से गिला अलग कर सकते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो तो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में है, वज़ीर आला के कंट्रोल में है। वो पुलिस के इदारे जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं, वो फाइलें ही नहीं लेके जाते कोर्ट में। अच्छा, लेकिन बेल हियरिंग नहीं लग रही। ये जो आप रीजंस दे रहे हैं ना, जब भी PTI के दोस्त ये रीजंस देते हैं, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ कि जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है, आप अपने यही इशूज़ लेके कम से कम एक दफ़ा मेज़ पे बैठने को तो कंसिडर करें ना।
टॉक टू देम फर्स्ट। टॉक शोज के ऊपर, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तो ये ग्रीवेंसेस बताने से बात नहीं बनेगी ना। सिट ऑन द टॉकिंग टेबल, हो सकता है कोई सोल्यूशन निकला। मैंने 12 ये बात की है मुख्तलिफ शोज पे, आपके चैनल के ऊपर भी, कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट को फाल करने के लिए आपको कमेटीज बना के फाल करनी पड़ेंगी। पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट द हाउस और द फ्लोर, वहाँ तो सिर्फ तकरीरें होती हैं, वो भी चंद लोगों की। असल एक्टिविटी जो पार्लियामान की है वो कमेटीज में होती है। आज फाइनली जाके उनके चेयरपर्सन इलेक्ट हो रहे हैं, इतने महीनों बाद इलेक्शन के, इतने महीनों से बजट आपका पास हो रहा है और बजट की फाइनेंस की कमेटी नहीं थी। आपके फॉरेन रिलेशंस के इतने बड़े इशू होते रहे, वो कमेटी नहीं थी। नेशनल सिक्योरिटी की नहीं थी। सो जब ये चीज़ें होंगी तो उन मुद्दों के ऊपर नेचुरली इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके मेंबरान भी हैं और ट्रेजरी के भी हैं, तो बातें तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। जिस तरह का मुद्दा होगा उस तरह की डिस्कशन उन कमेटीज में शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो वो उस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। हम उन प्लेटफॉर्म्स का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पार्लियामान का हिस्सा हैं और उन कमेटीज का हिस्सा बन रहे हैं। और अगर आज हिना रबानी खैर वज़ीर, तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं, अगर वो अमली तौर पे आगे काम भी तो चलाएं ना। लेकिन जिनकी बेल बनती है, शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई सजा नहीं है, उनकी बेल हेयरिंग्स ही नहीं लग रही हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकते हैं 1 साल से ऊपर किसी सजा के बगैर अंदर पड़े हैं। मैं ये जो केसेस हैं इन पे तो स्पेसिफिकली बात करती हूँ। अली साहब मौजूद हैं। सर, इतने अरसे के बाद क्या सूझी है प्राइम मिनिस्टर साहब को आज ये बाज़ाब्ता तौर पर कहने की कि आए मुज़ाकरात करते हैं? अभी आपने सुना बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू, वो कहते हैं हम तो बैठे हुए हैं जी, लेकिन पहले कोई अमली इकदाम तो ऐसा करें कि जिससे लगे कि आप संजीदा हैं मुज़ाकरात के लिए। उमर अयूब साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया उसी वक्त उस पेशकश को। उन्होंने कहा जी कि तमाम हमारे कैदी और हमारे लीडर को रिहा करें, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर लेते हैं कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। जी अली गौहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, देखिए, बात ये है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, हम तो डे 1 से ही बात कर रहे हैं। असल इशू ये नहीं है जिस तरह से कि अभी आपने उमर अयूब साहब की बात की है। यही कहते हैं कि हमारे जितने कैदी हैं और हमारे जितने भी मुल्ज़मान हैं आप उनको बाहर कर दें। पहली बात तो ये है कि ये काम अदालतों का है या इदारों का है, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो मतलब है कि इस चीज का तयन करेंगे कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, किसने बाहर आना है। अगर मुज़ाकरात की आड़ में हम मतलब देख रहे हैं कि ये अगर एक NRO मांग रहे हैं, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो NRO दे दिया जाए? और ख़ास तौर पर जो 9 मई के वाक़यात हुए, बल्कि हमारे तो यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें भी देखे ना 1 साल हो गया या उससे कमो बेश अरसा है जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर हुए हैं, वो प्रॉपर हेयरिंग भी नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं से ये एक लंबी बहस है, कहीं ना कहीं से सहूलतकारी का आंसर भी आ जाता है। हाँ, हम तो कहते हैं कि अगर ये केस चलने दिए जाते तो अब तक सजाएं हो जाती और बेगुनाह लोग अपने घरों तक आ जाते। और हम खुद नहीं चाहते कि जो बेगुनाह लोग दिए। सर, जिस केस को हाथ लगाएं उसमें प्रोसिक्यूशन की कमजोरी साबित होती है, उसमें पता चलता है कोई एविडेंस नहीं लेके आए, उसमें पता चलता है कि बल्कि बहुत से केसेस में तो खान साहब को बरी भी किया गया ये कहकर कि एविडेंस की कमी, अदालत का वक्त जाया ना करें। एक बात। दूसरा, सर आपने ये कहा अभी कि ये अदालतों का काम है, हमारा काम नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल 1 नहीं 2 टेलीविजन टॉक शोज के ऊपर बैठकर ये कहा है कि हम यकीनी बनाएंगे इस बात को कि अगर खान साहब को रिहाई मिल भी जाती है इन मुकदमात में तो हम उन्हें बाहर ना आने दें, हम हर वो तरीका इख्तियार करेंगे। देखिए, बात ये है कि राना साहब ने साथ ये भी कहा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो पाइपलाइन में, जो खास तौर पर अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, उसमें उनकी प्रॉपर बरीयत नहीं हुई, क्योंकि अभी वो केस की हेयरिंग हो रही है। उसमें भी वो तो एक ओपन एंड शट केस है कि जिसके अंदर उनकी कन्विक्शन जो है वो होने वाली है। और ख़ास तौर पर जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है उन वाक़यात के अंदर, तो उनको फरामोश तो नहीं किया जा सकता। फरामोश सजाएं देना। मैं तो ये कहती हूँ आप साबित करें, आप कहें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कसूर किया है, उन्हें सजा दें। आप कहें सनम जावेद ने ये किया है, उन्हें सजा दें। हमारा मौक़िफ़ भी आप वाला ही है। हम भी यही कहते हैं कि इन लोगों को जो उसके वाकई मुजरिम करार पाए उनको सजाएं होनी चाहिए। और यही तो सहूलतकारी का आंसर है। देखिए, ये जब कहा जाए कि गुड टू सी यू वाली बातें भी आप लोगों ने सुनी, फिर जब आपने देखा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क्स दिए
कि खान साहब अपने उस केस की बजाय दूसरे केसेस का हवाला दे रहे थे और उस पर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है मतलब है कि इनकी कड़ियां आपस चले, मैं फिर बैरिस्टर साहब से वैसे पूछ लेती हूँ कि इन मामलात में इशू क्या है, क्योंकि मुझे तो जितने मैं बेबस हूँ एक आम सिटीजन की हुकूमत भी उतनी बेबस दिखाई दे रही है। वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो लीगल एक प्रोसीजर है, उसने फॉलो होना है, हम भी कहते हैं सजाएं दें उन लोगों को, क्यों नहीं? सिर्फ ये कहूँगा कि ये सहूलतकारी और अदलिया की तरफ इशारा ना करें। हम अदलिया के सामने ही खड़े हुए और मैं तो और मेरे जैसे वकील जो हैं खास तौर पे बहुत दबाव के बावजूद अदलिया के सामने ही खड़े हैं। हमने साइफर केस भी जीता है और रिलीफ लिया है साल लगा के, तो वो अदलिया से ही ली है। ठीक है, तो अब कल उम्मीद है कि रिजर्व सीट्स वाले केस में भी इंसाफ होगा और इद्दत केस में भी आप आई थिंक बड़े होपफुल हैं और देखें वो मेरिट्स के ऊपर होपफुल हैं दोनों केसेस के अंदर। लेकिन हम अपनी बहस पूरी कर रहे हैं, हम अपनी कानूनी जिद्दोजहद और कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि ट्रायल अदा चलें, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि चलें साथ, आप अडियाला का भी हाल देख लें और आप कोट लखपत का भी देख लें। बाकी जगह मैं अभी गया नहीं हूँ, ज़रूर जाऊँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रायल करने की आपकी इन्वायरमेंट ही नहीं है, आपने रिसोर्सेज ही नहीं दे रहे। वो कमरे के अंदर अगर वकील कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके साथ गवाह कोई आगे खड़ा होगा और यास्मीन राशिद आके सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो ट्रायल कैसे चल रहा है? सो फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा कैसे? सो बात यह है कि ये माहौल खुद इन्होंने क्रिएट करना है। 4 लोग अंदर हैं और कई 100 बाहर हैं। चलिए, माहौल तो खैर जो भी है, माहौल को साथ रखते हुए ये भी बात पे जरूर रिस्पॉन्ड करें जो राना साहब ने बात की है, ये जो भी अली साहब ने बल्कि क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहा, वो कहते हैं बड़ी तवील फहरिस्त है केसेस की, तो ज़्यादा खुश या पुरुमीद ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, हमारी भी कोशिश होगी कि इन केसेस के थ्रू वो अंदर रहें। वैसे ये अजीब बात है, ये इन्हें करना नहीं चाहिए। इससे तो ये शो होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आज़ाद नहीं है, फिर बिल्कुल इनके सियासी दबाव के अंदर है और उसके मुताबिक फैसले भी कर रही है। हम तो पहले ही कहते हैं कि ये सारे फ्रिवलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। एक शख्स एक शहर में ही नहीं था, उसके ऊपर आपने 5 शहरों के ऊपर 9 मई के मुकदमे बनाए हुए हैं। इन सदादे दहशतगर्दी की अदालतें जिनका काम असल दहशतगर्दी के मुकदमात को देखना है, आपने उनको पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त 40-40, 50-50 केस एक बंदे के खिलाफ मामूली बात है और वो बेलें कराते फिर रहे हैं, पेशियां लगवाते फिर रहे हैं। अब आप जिस तरह आपने कहा, कल भी केस के अंदर हमारी लीडरशिप जो है वो एक केस में बाइज्जत बरी डिस्चार्ज हो गए। सो बेल नहीं, खाली डिस्चार्ज हो गए और हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन 200 केसेस की फहरिस्त है, एक एक करके ख़त्म होगा, वो करते रहेंगे। हम कानून का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ है, इंसाफ के नाम पे बनी हुई जमात है, लेकिन ये एक कैदियों की बात है जी और दूसरी स्टोलन मैंडेट की बात है। वो भी ये चीज़ ये कहते हैं कि जी बात करने को तैयार हैं, आप बात करने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही आप चीफ जस्टिस साहब कहते हैं स्टोलन मैंडेट का इतना शोर मचाते हैं, उसका केस लेके तो कोई नहीं आया आप हमारे पास, आपके खाली बातें करते हैं। ये बिल्कुल कमाल है कि 170 से ऊपर इलेक्शन पिटिशंस आपकी अदालतों में चल रही हैं और हुकूमत उनको स्लो गो करने के लिए नोटिफिकेशन इशू करके कभी कहते हैं कि शायद बात करते कि हमारे सामने तो नहीं लाया ना ये मुद्दा, अगर उनके सामने कभी रिजर्व सीट्स को लेके आ जाते हैं, कभी अगर उनके सामने डायरेक्ट पहुंच जाएं तो वो कहते हैं कि आप नीचे से पहले क्यों नहीं होके नहीं आ रहे, हर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। ये तो मर्जी की बात है। वो तो अदालत में कल ये भी कह रहे हैं कि जी ये आप SIC आ गई या PTI नहीं आई, अगर PTI भी आई होती तो कहते हैं कि पहले आप फैसला कर लें, आप दोनों में से बात किसने करनी है। ये बात नहीं है जी, इंसाफ आपने देना है, आपके सामने चीज़ें रखी गई हैं, उन्होंने उसकी बेस पे देना है। हम कल भी उधर मौजूद होंगे, उम्मीद करते हैं इंसाफ देंगे। लेकिन जो हुकूमत है और जो सियासी कायदीन इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 47 पे कर रहे हैं, लेकिन वो कोई अमलन तो कुछ दिखाएं, कोई स्टेप्स लें इन दोनों चीज़ों के बारे में। अमली तौर पर वो क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करूंगी। जब मुज़ाकरात की ऑफर आती है तो उस पर रवैया आप लोगों का क्या होता है, वो भी कुछ लोगों का ख्याल है दुरुस्त नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि अमली तौर पर आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो कुछ करके दिखाए। अली गौहर बलोच साहब, ये वही बात है कि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके जो अल्फाज हैं उनके साथ मुताबिकत ना रखें तो बात में वजन तो नहीं रहता ना। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अगर बात की है तो जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, बहुत से लोग और कह रहे हैं कि अब आप कुछ ऐसे अवामिल करें कि जिससे लगे कि आप संजीदा हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, अवामिल से क्या मुराद है? अवामिल तो बड़ी क्लियर बात है कि अवामिल यही है, जिस तरह से कि उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है वो रिहा किया जाए, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए। तो कैदी तो वो है सारे जिनके ऊपर केसेस है, तो उनको रिहा हम कैसे कर दें? कौन सा ऐसा NRO लिख के दे दें कि जिसके बाद वो रिहा हो जाए? और रिहा होने के बाद क्या गारंटी है कि मुल्क में फिर 9 मई जैसे वाक़यात नहीं होंगे? और जो हम ये कहते हैं कि ये नहीं है कि हमारी बात नहीं मिलती, हमारा बिल्कुल जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है
इन केसों के अंदर कहीं ना कहीं से डे वन से अगर ये सहूलतकारी का आंसर ना होता तो मुझे बताएं कि अब तक इन केसों में सजाएं ना हो चुकी होती। एक आम आदमी तसव्वुर कर सकता है कि वो जाकर कोर कमांडर हाउस जला दे, या वो शोधा के मुजस्मों को तोड़ दे, या वो पेशावर के रेडियो स्टेशन। सर मैं वैसे गुजारिश करूं आपके लोगों को, आपके सीनियर रहनुमाओं को लिख के सालों के चलते हुए केसेस पर नैब ने आके लिख के दे दिया केस ही नहीं है सर, हम केस वापस लेना चाहते हैं, वो सहूलतकारी नहीं है। इधर फेवर हो जाए किसी बेस के ऊपर, वो कहते हैं जी हमने तो जद्दोजहद की है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, फिर हमें फेवर मिला है या हमें उसका रिलीफ मिला है। आप कहते हैं कि सहूलतकारी की जा रही है, तो फिर इट गोज बोथ वेज ना सर, फिर सहूलतकारी तो आप लोगों की भी होती है। जो 9 मई के वाकयात हैं उनको नैब के केसेस से कंपैरिजन करना, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक बड़ी सादा सी लीगल बात कर रही हूँ कि अच्छा जो कुछ 2018 में हुआ, ये तो फिर बहस उस तरफ चली जाएगी ना कि जिस तरह से RTF सिस्टम बंद किया गया, जिस तरह से अपने मुखालफिन के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, और जिस तरह से वो ऑडियो वीडियोस भी सामने आई कि जिसमें क्लियरली कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को इलेक्शन तक अंदर रखना है, वरना हमारा किया हुआ सारा काम जो होमवर्क है वो जाया चला जाएगा। वो की ढकी छुपी बातें तो नहीं थी सर। अगर 2018 में RTS बैठा था वो गलत था, तो 2000 ये जो अभी 24 में इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर जो फॉर्म 47 ही सारे बदल दिए गए, वो ठीक है? तो वो केसेस तो अदालतों के अंदर है, अदालतें फैसला कर रही हैं, आईनी इदारे हैं हमारे। अगर आप ये अच्छा ये तो कहते हैं ना कि जी 2018, मुझे बताएं अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है तो ये ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए हैं, लाहौर में ये लोग हारे हैं, मुल्तान में ये लोग हारे हैं, कसूर के अंदर ये लोग हारे हैं, अब हारी हुई सीट को ये कहते हैं कि जनाब ये धांधली हो गई। ये तो कोई मंतक। सर बाई इलेक्शन, आप भी सियासतदान हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बाई इलेक्शन टिपिकली ट्रेडिशनली हुकूमतें जीता करती हैं, ये मेरा ख्याल है कोई पैटर्न या ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं सभी PMLN के दोस्तों से ये समझने की कोशिश करती हूँ, आप मुझे जवाब दे दें, मुझे कोई जवाब नहीं देके जाता सर, आप जवाब दे दें, इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है पार्लियामेंट में? देखिए बात ये है कि जिन लोगों को जहां भी मैंडेट, पंजाब में PMLN को मैंडेट मिला, सिंध के अंदर और जो था वो पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, लेकिन जो मरकज में वो सेपरेट मैंडेट है। अगर इनके पास अक्सरियत है तो इनको किसने रोका है कि ये हुकूमत बनाए? अभी भी इनके मेंबरान तो बैठे, बना सकते हैं तो बना लें। हमने तो क्या हमने रोका है इनको कि ये हुकूमत ना बनाया? मैंने मेजॉरिटी पार्टी की बात नहीं की थी, मैंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सर बात की थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखें, ये तो फिर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के नाम थे, PTI का तो कहीं नाम नहीं। चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही मान जाए, आप कुछ भी मान जाए, तो सुन्नी इत्तेहाद वाले बना लेना हुकूमत मरकज में। हमने सूबे में इनकी हुकूमत नहीं है KPK। जब हमारा मैंडेट छीना गया था, ये सीट साहब आपको याद होगा कि उस वक्त तो हमें तो पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई जब हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था। अच्छा वैसे ये जो अली साहब बात करें सर, मैं इजाजत में आती हूं, तीसरी बार KPK में हुकूमत लेके बैठे और मुझे इजाजत है, आई कम बैक टू यू। वैसे सर ये दुखता बहुत आता है, वो कहते हैं जी KPK में इलेक्शन फेयर हुआ क्योंकि हुकूमत मिल गई है, बाकी मुल्क में आप कहते हैं धांधली हो गई है। KP के अंदर भी बिल्कुल हमारी इलेक्शन पिटिशंस दाखिल हुई हुई हैं, वहाँ पे तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश जैसे हमारे लीडर्स हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि उनके केसेस चल रहे हैं इस वक्त। उन्होंने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DC पेशावर थे उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए, हाँ, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने पिटिशंस फॉलो कर रहे हैं। सो ये कहना कि वहाँ पे हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है किसी किस्म का, वहाँ जहाँ उनका दाव लगा वो लगाया गया। और हमारे बिल्कुल तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं उस पार्टी के जिसने KP में इलेक्शन स्वीप किया है, तो वो कैसे इलेक्शन हार गए? इन्होंने बात की कि जी ये ज़िमनी इलेक्शन, और दूसरा मैं यूसुफ रज़ा गिलानी से 104 वोटों का फॉर्म 47 पे फ़र्क रखा गया, सिर्फ 104 वोटों का 8 फरवरी को। मैं ये कहता रह गया रिकाउंट करा दें, उसके बाद जो अपने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए उसमें ये निकला कि फॉर्म 48 की कंसोलिडेशन में एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, मेरे वोट उनके नाम के आगे, उनके 200 वोट मेरे आगे लिखे हुए, सिर्फ उस एरर की करेक्शन कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। हाँ। उस कुछ नहीं हुआ, वो सेनेट, वो नेशनल असेंबली में वोट अपने आप को डाल के खुद सेनेट चले गए, चेयरमैन सेनेट बन गए, और अब निगरान सदर के तौर के ऊपर वो ऑर्डिनेंस कर रहे हैं जो इलेक्शन पिटिशन जो है वो रिटायर्ड जजेस सुने। मतलब मजाक तो ये बनाया हुआ है। नहीं लेकिन वो देखिए अली
आरिफ साहब का भी तो एक पॉइंट वैलिड है ना, वो कहते हैं जी केसेस पिटिशंस लगी हुई हैं, वो आप उसको स्लो कहें, उसको जो भी कहें, लेकिन सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है। मैं ये जो अमलन में बात कर रहा था स्टेप्स लेने की, सरकार उनके अंदर ताखीर करने की कोशिश तो ना करे ना। ऑर्डिनेंस सरकार ने पेश किया ना, इनकी हुकूमत ने किया कि जी रिटायर्ड जजेस सुनेंगे, नेचुरली हम उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, वो मामलात फिर डिले हो जाएंगे, फिर इलेक्शन पिटिशन सुनना रुक जाती हैं। जो चल रही हैं, इस्लामाबाद वाली लग रहा था कि 3 सीटें जा रही हैं और उसके मामलात तेजी से चल रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑर्डिनेंस ले आए। पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, चलने दें मामलात। जो अवाम का मैंडेट है, जो हकायक हैं, उनको सामने आने दें। आपने सुलेमान राजा का 90,000 की लीड खा गए, आप यहाँ शोएब शाहीन और अली बुखारी और आमिर मुगल की लीड खा गए, और मैं अपनी तैमूर मलिक की तो बात नहीं करूंगा, मुल्तान की चलें, इतनी लीड नहीं थी 90,000 की, लेकिन इधर तो फौरन क्लियर बातें हैं, कर दें। सो फिर अमलन नजर आएगा कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में आई कम बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन कि एक कदम वो उठा रहे हैं, एक कदम आप भी उठा लें, दो हो सकता है अगले स्टेप में दो वो उठा लें। हम पार्लियामान में मौजूद हैं। सर शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि आपने बात करनी है तो गोडे गिटों को हाथ लगाएं, फिर बात होगी। अब ये रवैया भी तो नहीं है ना, उनका सियासी ये बात है। शहरियार आफरीदी साहब एक अच्छा दिल रखते हैं, वो हमेशा रियासत के साथ चलें। आप लोग आप आई मीन पार्टी से भी नाराज है वैसे, वो तो कुछ आजकल वो उनके बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। ये अपने कायद से नाराज होकर देखें और उसका फिर खमियाजा भुगत लें। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल नाराज उनसे भी होते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ डेमोक्रेसी में डिसेंट और अपना व्यू पॉइंट रखना बड़ा ज़रूरी है। हमारी पहले हुकूमत थी, मैं इतना फाल नहीं था सियासत में, लेकिन बिल्कुल इख्तलाफ करते थे कई पॉलिसीज़ के साथ, अभी भी करते हैं। सो इसलिए कोई नहीं, बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बात के लिए जिसके पास इस वक्त ताकत है, हुक्मरानी है, चाहे फॉर्म 47 की है, इस कदम तो उन्होंने बढ़ाना है ना। हम तो सारा दिन एक अदालत से दूसरी अदालत में। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि जी इतने 100 हमारे कैदी हैं, हमारा लीडर है, उसको छोड़ ही दें सिरे से, फिर बात होगी। कौन कह रहा है नहीं, वो उनका भी देखें, एक वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान न ले लिया जाए। वो तो यही कह रहे हैं कि आप बेल तो राइट है, एक बंदे कोर्ट ने देनी है ना सर बेल, कोर्ट से आप लेने नहीं, कोर्ट ने देनी है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाहौर की जो बेल्स हैं सारी, इन सारे कायदीन की, उसमें पुलिस और आईओज रिकॉर्ड ही नहीं लेके आते, तो जज ने बेल कैसे देनी है? So you're saying कि जो इदारे तो इनके कंट्रोल में है ना, अदालत इनके कंट्रोल में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे हो, लेकिन इदारे कंट्रोल में है, उसकी वजह से डिले हो रहे हैं इन चीजों का। ये ट्रायल की बात करते हैं, ट्रायल की जगह किसने देनी है? इंतजामिया ने देनी है, मैंने तो थोड़ा सा इशू को आगे भी बढ़ाना, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, उससे पहले एक कमेंट ले लूं क्विक सा इनसे, अली साहब से। सर ये तो आज ईवान में की बात हुई तो इसके ऊपर हमने बात कर ली, लेकिन प्राइमरीली आज बजट को पास करने का सेशन है। सर 110 अरकान हुकूमत के खाली मौजूद हैं ईवान के अंदर, इन्होंने या किसी और ने उस बजट को क्या कहना है? ये तो ऐसा लग रहा है कि आपके अपने साथ बैठे हुए लोग, आपकी अपनी जमात के, आपकी हिमायती जमातों के लोग जो हैं वो भी सर शामिल नहीं है, वो भी नाला है इस बजट से। देखिए बात ये नहीं है, जितने भी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि मरकज में जो हुकूमत है वो स्प्लिट मैंडेट है, वो इत्तेहादियों की हुकूमत है, अकेली PMLN की हुकूमत नहीं। और जाहिर है जो इत्तेहादियों की हुकूमत होती है उसको चलाने में कई दुश्वारियां होती हैं, उनके मुतालबात होते हैं, उनकी शराइत होती है। हमारी कोशिश तो होती है कि अपने इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया जाए, लेकिन कुछ चीजें मुल्क के लिए ऐसी भी होती हैं कि जो आप नहीं मान सकते, तो जाहिर है उनको फिर कन्विंस करना पड़ता है, कुछ चीजों से एग्री करना पड़ता है, कुछ के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। So, सर आर यू सेइंग कि आज आपके इत्तेहादी या हिमायती मौजूद इसलिए नहीं थे कि आप कन्विंस नहीं कर सके उन्हें बजट पे? नहीं, वो कन्विंस, देखें बजट जो होगा वो अक्सरियत राय से ही पास होगा, और अगर जाहिर है कि वो तो जो दोनों पार्टीज की या सारी पार्टीज की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपस में राब्ते में है, तो इस बारे में मैं फिलहाल तो नहीं कह सकता कि वो एग्री हुए हैं या नहीं हुए। नहीं सर, लेकिन इस पे तो कमेंट कर सकते हैं ना, 110 अरकान, इट्स अ बिग क्वेश्चन कि बाकी कहाँ हैं सर? तो वो जाहिर है कि अगर बाकी अरकान नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उनको हाउस का हिस्सा तो होना चाहिए, उनको उस सारी कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है हमारी पार्टी के लोग तो हैं और जो भी उसका आईनी और कानूनी प्रोसीजर है उसके तहत ही बजट। चलो एक ब्रेक ले लो सर, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत के अगर 110 अरकान थे तो ऑपोजिशन के भी सिर्फ 35 ही अरकान थे, तो हर तरफ से आवाज ही आ रही थी कि बजट अवाम दुश्मन है, पास नहीं होने देंगे, मगर धड़ाधड़ पास भी हुए। चले ज़ाहिर है इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बजट की बात करते हैं। बिफोर आई गो बैक टू अली साहब, बैरिस्टर साहब, 35 अरकान सिर्फ ऑपोजिशन के, तकरीर के दौरान भी आप लोगों ने खासा टफ टाइम दिया हुकूमत को, बजट सेशन के दौरान भी दिया, सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे आपके लोग मिसिंग हो गए। हमारे लोग जी अदालतों में फिर रहे हैं,
जो पार्लियामेंट में लोग हैं ज़्यादातर उन सब पे ही मल्टीपल FIRs हैं मुख्तलिफ शहरों के, तो वो उधर पेश ना हो तो उनकी बेलें कैंसिल हो जाती हैं। सुबह इनमें से कई कायदीन मेरे साथ अडियाला जेल थे, मुझे पता है कि बैरिस्टर गौहर और दूसरे कई लाहौर मौजूद थे, सारे मतलब वो सब एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो पार्लियामान में मौजूद हैं लोग वो आवाज़ उठा रहे हैं। आज कमेटीज़ के इलेक्शन भी हुए हैं, सो बिल्कुल आते जाते रहे हैं आज सारा दिन। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि ये बात कर रहे हैं कि अब ये क्लियरली कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत है, स्प्लिट मैंडेट है, तो है ना, तो वो मुझे लगता है कि डर लगना शुरू हो गया है कि ये अगर बातचीत वाकई शुरू हो गई तो कहीं फेडरल हुकूमत चली ही ना जाए। और बिल्कुल सियासत में कुछ भी पॉसिबल। किससे बातचीत शुरू हो गई? हुकूमत सियासी जमातों से ही होती है ना। देखिए इनके साथ जो नहीं, आप यकीन रखिए वो आपसे ऐसी बातचीत नहीं करेंगे जिसमें उनकी अपनी हुकूमत चली जाए। लेकिन उनके जो इस वक्त मखलूत हुकूमत के लोग हैं वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत कोई नहीं है। ये कह रहे हैं हम मिलके हुकूमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने तो हमसे बजट की चीजें शेयर ही नहीं की गई थी, हम इसका हिस्सा ही नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तकरीर के शुरू में बिलावल साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि उनका सारा इनपुट है बजट के अंदर, वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की कल, उन्होंने तो उसमें कहा कि ये IMF के साथ मिलके हमने बनाया है बजट और उम्मीद है कि IMF से कोई अच्छी खबर आज आ जाएगी। सो इतने मिक्स सिग्नल्स हैं जी, क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये किसी के साथ डिस्कस ही नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूँगा, एक कानूनदान के तौर पर कहूँगा कि पार्लियामान की आपने फाइनेंस कमेटी ही कोई एक्टिवेट नहीं किया और बजट आ गया तो किसने उसके ऊपर इनपुट दी, किसने डिस्कशन की? क्या चंद ब्यूरोक्रेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के इस 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का बजट बना सकते हैं? किसको पता है किस इंडस्ट्री के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की गई? क्या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वाले अलग रो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स अलग रो रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको फिर क्लैरिटी नहीं है कि किस किस्म का टैक्स आ रहा है। पूरी एसोसिएशन ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया और IT इंडस्ट्री भी यही कह रही है। आप IT इमरजेंसी की बात करते हैं, उसको भी आप इनेबल नहीं कर रहे हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए जिनकी रेमिटेंसेस पर रिलाई करते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सो किया क्या है? आपने आसान रास्ता देखा है कि जिन पे टैक्स पहले लग रहे हैं उन पे ही मजीद टैक्स लगाएं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको इंक्रीज कर दें। साथ ही आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन उनके लेवल के जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन जो तनख्वाहें उतनी ले रहे थे उनका टैक्स नेट चेंज कर दिया है, उनके ऊपर इफेक्ट, ताकि हम उनकी सैलरीज को फंड कर सकें। बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अली साहब, ये जो बहुत सारी चीजें अभी बैरिस्टर साहब ने पॉइंट आउट की, इसमें अभी बड़ा और भी इजाफा किया जा सकता है, तवील फहरिस्त है इस सारे मामले की। एक तरफ जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ये दौरान तकरीर मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का विजन है इकोनॉमिक इस मुल्क के लिए। कल शहबाज शरीफ आते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, वो कहते हैं जी IMF का बजट है और हमें उम्मीद है कि IMF से अच्छी खबर भी आ जाएगी। हो क्या रहा है सर इस मुल्क के साथ? बजट से कोई खुश भी नहीं है, बजट मंजूर भी होता जा रहा है। शीन साहब देखिए, पहले आपने जब पहले सेगमेंट में बात की भी तो मैंने 2 लफ्ज़ कहे थे, तो फिर आप मेरे भाई की तरफ चले गए। चले कोई बात नहीं, आप देखिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2-3 बातें हुई हैं इधर। एक तो आपने IMF की बात की। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे किसने IMF से लिए गए और उन कर्जों के जरिए पाकिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। यही तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि 2018 से लेकर जो इनका पीरियड था 3.5-4 साल का मरकज के अंदर, वो इन्होंने कर्जे लेके उन कर्जों को अपने शाही खर्चों में उड़ाया, अपनी याशियों में उड़ाया, अपनी करप्शन के जरिए उड़ाया। और उसके बाद जाती दफा अब ये खतूत लिखते हैं IMF को, नून लीग के खिलाफ नहीं लिखते, पाकिस्तान के खिलाफ लिखते कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, पाकिस्तान को ये करे, और जाती दफा ये भी कह कर गए कि हम माइंड बिछा के जा रहे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर हम आज कह रहे हैं कि ये IMF के साथ जाहिर है डिस्कस करके बजट बनाया गया, तो इस पे ढकी छुपी हुई तो बात कोई भी नहीं है। तो बड़ी क्लियर बात है कि वो IMF, ठीक है IMF से हमारी हुकूमत ने भी कर्जे लिए थे 2013 से लेकर 17 तक, लेकिन हम जाती दफा तो उस प्रोग्राम को खत्म करके गए थे। उसके बाद तो इन्होंने दोबारा से शुरू किया, और 13 से 18 वाला वो एक मिसाली टाइम था जब पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की थी, पाकिस्तान में महंगाई की शरह कंट्रोल थी, पाकिस्तान में डॉलर जो था वो भी कंट्रोल, मतलब है कि वो भी स्टेबल थे उसकी कीमतें। फिर उसके साथ साथ आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4% तक था, सिंगल डिजिट में था। आज भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अभी की बात आप मेरे ये भाई कर रहे थे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया कि आपने शुरू में गिला किया कि मैं आपकी तरफ नहीं आई सर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ। मैं मुख्तसरन ये गुजारिश करूंगा
कि जो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि महंगाई की, देखिए महंगाई की जो पिछले मई में था और उससे तो अब आधा फर्क। सर आप मुसलसल 3 साल की पीटीआई की हुकूमत का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे आने वाली 16-17 माह की अपनी हुकूमत को भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन आपने भी एक बात की ना, आपने कहा इन्होंने अपने शाहाना खर्चों में पैसों को उड़ाया। सर प्रेसिडेंट हाउस का जो बिल है, मैं खाली एक ही भी मेरे सामने ये फिगर आया है, उनके स्टाफ का हाउस होल्ड का अलाउंस और जो खर्च जाता है वहां पे, उसमें 62% का इंक्रीज इस बजट के अंदर रखा गया, और इतना ही कोई अमाउंट पीएम हाउस के बिल का भी है। सर ये खर्चे नहीं है शाहाना, सर हम अफोर्ड कर सकते हैं आईएमएफ से मांग के हम 62% इजाफा कर रहे हैं एक्सपेंसेस के अंदर। देखिए बात कि आपकी बात ठीक है, मामलात को काफी देखे, काफी महकमों को जम करने की बातें हो रही हैं, काफी महकमे जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे में जम करने की प्लानिंग हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दीगर के ऐसे अच्छे इकदाम हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट देख लें, रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। महंगाई की शरह पिछले मई की निस्बत तो 50% कम हुई है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी है। रोटी की कीमत देख लें, रोजमर्रा की अशिया की चीजें, मैं ये नहीं कहता सब कुछ ठीक हो गया, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। ये दो बहुत अलग चीजें हैं, हम इसको कंफ्यूज करके अवाम के आगे रखते हैं। लेकिन यकीन करें महंगाई की बात पे अवाम कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उनको जाके खर्च करना पड़ता है, उनको पता है महंगाई कितनी है। मैं मुझे इजाजत है, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मैं जरा बैरिस्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर बजट भी पास हो जाएगा द वे थिंग्स आर लुकिंग, बहुत सारी चीजें, राना सनाउल्लाह साहब के बयान को अगर मैं सामने रखूं तो ऐसा लग नहीं रहा कि खान साहब के लिए भी थिंग्स आर गोइंग टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। शेख रशीद साहब ने कहा कि कोई अगर समझता है कि इमरान खान जल्द बाहर आने वाले हैं तो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये होने नहीं देगा सिस्टम इस तरह का। कुछ क्या लाहेमल होगा पीटीआई का? पीटीआई इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है, पीटीआई अपने स्टोलन मैंडेट के लिए अदालतों में मौजूद है, कल भी इंसाफ की उम्मीद है हमें वहाँ पे। पीटीआई एक पुरअमन जमात के तौर पे ये पूरे प्रोसेस से गुजरी है, इलेक्शन से भी गुजरी है, बाई इलेक्शन से भी गुजरी है, इस बजट के प्रोसेस से भी गुजर रही है। सो पीटीआई का लाएमल तो यही होगा कि अपने हकूक़ के लिए, वो चाहे सियासी हकूक़ हों, कैदियों के हकूक़ हों, वो चाहे इलेक्शन के हकूक़, उन सब के लिए इन सब महाजों पे अलम बुलंद करती रहेगी। और अपनी सड़कों पर निकलना भी देखिए, सड़कों पे कौन है, ये नहीं निकले हैं सड़कों पे, मतलब सड़कों पे निकलना तो मौलाना फजलुर रहमान बात करते हैं, हम ना भी निकले वो निकल सकते हैं, सड़कों पे तो कोई भी आ सकता है, आप लोग मिलके भी निकल सकते हैं। देखिए पुरअमन तरीके से तो एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है। पाकिस्तान एज अ सिग्नेटरी टू ICCPR, पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है असेंबली की, पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप उस पर जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं। सो अब उसके तनाजुर में और उनकी 4 वॉल्स में रहते हुए एक सियासी जमात जाहिर है जो कुछ कर सकती है वो करना चाहिए, आप लोग करेंगे, वो बिल्कुल करना चाहिए। बस वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया राशिद तैमूर मलिक, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली गौहर बलोच साहब मौजूद थे, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशफीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।